हेलो फ्रेंड्स, आज हम रेलवे के विकास के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे रेलवे के इंट्रोड्यूस के उद्देश्य क्या क्या थे, इसकी विकास और विशेषताएं क्या क्या थी। परिणाम मूल्यांकन को बारे में जानेंगे। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तत्वों को हम देखेंगे। और रेलवे से आधुनिक औद्योगिकरण आएगा तो किस तरह से ये बात कही जा रही है, हम इसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं उद्देश्य क्या था भारत में रेलवे के इंट्रोडक्शन का। ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक और राजनीतिक ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक हितों की पूर्ति के लिए भारत में रेलवे का विकास किया जाने लगा। ब्रिटेन में मौजूद पूंजीपतियों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए, है ना, आर्थिक लाभ कैसे, आर्थिक लाभ इस तरह के जो भारत में रेलवे में जो पूंजी निवेश होगी वो कौन दे रहा था, ब्रिटेन के पूंजीपति दे रहे थे। भारत के कच्चे माल के निर्यात केंद्र को बंदरगाही क्षेत्रों से जोड़ना, कच्चे माल के निर्यात केंद्रों जैसे कोयला वगैरह को ब्रिटेन भेजना, वहां से जो रेलवे के संबंध में सामग्री का निर्माण होगा फिर वो बंदरगाह से भारत में आकर पहुंचेगी। इस तरह से रेलवे के विकास को बल दिया गया। भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं को पहुंचाना, रेलवे ने क्या किया कि भारत के जो अंदर वाले बहुत सारे क्षेत्रों में जो ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति चल रही थी उन वस्तुओं को पहुंचाकर भारत में जो दूरस्थ क्षेत्रों में ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं को पहुंचाया। इसलिए भी रेलवे का विकास किया गया। सेना के तीव्र आवागमन जैसे कभी कभी विद्रोह जैसी स्थिति हो जाती थी तो सरकार क्या करती थी, सेना को रेलवे के माध्यम से भेजती थी। तो इसमें भी उन्होंने रेलवे के विकास की आवश्यकता को समझा। अब हम देखेंगे रेलवे का विकास और उसकी विशेषताएं क्या क्या है ना, विकास की विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहले रेलवे का जो मैंने बताया था, लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था 1853 में। और लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान हुआ था 1853 में। तो पहली रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 को चली थी, बॉम्बे से ठाणे के मध्य चली थी, पहली रेल चली थी। दूसरी बंगाल में चली थी, कलकत्ता से रानीगंज के बीच। रेलवे के विकास में निजी और सरकारी दोनों प्रयास शामिल थे और इसमें पूर्णतः ब्रिटिश पूंजी निवेशित थी। इसमें मतलब ब्रिटेन के पूंजीपतियों के द्वारा निवेशित की गई पूंजी इसमें शामिल थी पूरी तरह। ब्रिटिश कंपनियों को भारत में रेलवे के निवेश पर 5% लाभांश की गारंटी दी गई, है ना, 5% लाभांश की गारंटी दी गई। भले ही रेलवे घाटे में जाए या फायदे में रहे, लेकिन उनको एक गारंटी दे दी गई कि आपको 5% लाभांश दिया जाएगा। फिर 1902 में लॉर्ड कर्जन के समय रॉबर्टसन कमीशन का गठन हुआ। इसकी सिफारिश के आधार पर 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ, जो वर्तमान में भी कार्यरत है रेलवे बोर्ड। आगे चलकर 1919 में एकवर्ड कमीशन गठित हुआ। इसने 5 वर्षों में रेलवे के विकास पर 150 करोड़ रुपए का खर्च करने की बात कही तथा रेल बजट को आम बजट से अलग करने की सिफारिश की गई। तो 1919 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया जाने लगा और प्रस्तुत किया जाने लगा। सार्वजनिक रेल लाइनों का विकास कर्जन के समय हुआ, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। आरंभ में रेलवे का परिचालन वित्तीय दृष्टि से घाटे में रहा, किंतु फिर भी लाभांश की राशि भारतीय खजाने में से दी जाती रही, है ना। इससे क्या होगा कि इससे भारतीय खजाना कम होने लगा और ब्रिटेन में भारत का जो, जिसे हम धन निकासी कहते हैं, धन निकासी होने लगी। रेलवे के विकास में अत्यधिक धनराशि खर्च की गई। इंग्लैंड में जहां प्रति मील विकास पर 900 पाउंड खर्च होता था, वहीं भारत में ये लगभग 3000 पाउंड था, है ना। तो ये अंतर भी देखा जा सकता है, भारत में ज्यादा पैसा लगाया गया है रेलवे के विकास में। अब इसके हम परिणाम देखेंगे। सबसे पहले सकारात्मक परिणाम पर देखते हैं। आंतरिक बाजारों से संपर्क बढ़ा। अब देखो रेलवे ने दूरस्थ क्षेत्रों में जो ब्रिटिश निर्मित वस्तुएं और लोगों को पहुंचाना शुरू कर दिया। इससे क्या हो, बाजारों में संपर्क बढ़ा। छुआछूत और जात पात में कमी आई। रेलवे में बहुत सारी धर्म, जाति, संप्रदाय और विभिन्न ऊंच नीच के लोग एक साथ सफर करने लगे। इससे क्या हुआ, छुआछूत और जात पात की जो वो थी उसमें कमी आने लगी, छुआछूत और जात पात में कमी आने लगी। नकारात्मक प्रभाव क्या हुआ, धन निकासी का एक सशक्त माध्यम बना। जैसे मैंने बताया था कि रेलवे के माध्यम से धन निकासी होने लगा। जो भारत में कच्चा माल था वो बंदरगाहों से ब्रिटेन भेजा जाने लगा, तो धन निकासी होने लगी। और हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया। पतन कैसे होगा हस्तशिल्प उद्योगों का, कि जो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के तहत जो वस्तुएं बन रही थी उसको भारत में रेलवे ने दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचा दिया। और हस्तशिल्प उद्योगों को राजाओं ने संरक्षण नहीं दिया। राजाओं ने संरक्षण क्यों नहीं दिया, क्योंकि राजा खुद ब्रिटेन
जो मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या हम ब्रिटेन का शासन के अंतर्गत, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत पेंशन ले लेकर बैठ गए थे, इसलिए वो भी हस्तशिल्प उद्योगों को संरक्षण नहीं दे पाए, इसलिए हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया। माल भाड़ा दरें भेदभावपूर्ण थी। देखो रेलवे उन्होंने चलाई, लेकिन रेलवे में माल भाड़ा दरें भारतीय उद्योगपतियों के लिए अलग थी और ब्रिटिश उद्योगपतियों के लिए अलग थी। इससे क्या हुआ कि भारतीय उद्योग, जो भारत में भारतीय लोग उद्योग धंधे स्थापित करते, उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था, ज़्यादा राशि रेलवे में देनी पड़ती थी। ये खाद्यान्न की निकासी का भी सशक्त माध्यम बना। जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति चल रही थी तो वहाँ जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई तो उसके खाद्यान्न की समस्या को दूर करने के लिए भारत का जो खाद्यान्न था उसको बंदरगाहों के माध्यम से ब्रिटेन भेजा जाने लगा। ब्रिटेन भेजा जाने लगा तो भारत का जो खाद्यान्न है भारत से बाहर गया। इससे क्या हुआ, भारत में भूखमरी की समस्या बढ़ी। भूखमरी की समस्या बढ़ी तो अकाल की बारंबारता में वृद्धि हुई। भारत में अकाल की बारंबारता में वृद्धि हुई। इस तरह रेलवे ने भारत में औद्योगिकीकरण की जगह विऔद्योगिकीकरण कर दिया। जबकि क्या होता है कि जहाँ पे भी कोई भी ऐसा देश है जहाँ पे रेलवे, कोयला, लोहा उपस्थित हो, वहाँ पे औद्योगिकीकरण होता है। लेकिन भारत में क्या था, ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता कार्य कर रही थी, तो वो औपनिवेशिक शोषण को बल दे रही थी। इसलिए भारत में औद्योगिकीकरण की जगह विऔद्योगिकीकरण हो गया। विऔद्योगिकीकरण से हमारा तात्पर्य कि जो छोटे मोटे हस्तशिल्प उद्योग थे वो भी समाप्त हो गए। इसी संदर्भ में तिलक ने कहा, है ना, बाल गंगाधर तिलक ने एक बात कही थी कि ये दूसरे की स्त्री के श्रृंगार पटल पर खर्च करने के समान है। मतलब किसी अन्य की पत्नी या महिला के श्रृंगार पटल, है ना, उसके श्रृंगार को हम बढ़ावा दे रहे हैं, उससे अपना पर्सनल को क्या है, इस तरह से उन्होंने कहा था कि ये किसी दूसरे की पत्नी के श्रृंगार पटल पर खर्च करने के समान है। रेलवे में जो खर्च हो रहा था उस संदर्भ में इन्होंने ये कहा था। अब एक प्रश्न आता है, मूल्यांकन हम जिसे बोल सकते हैं, जिस देश में कोयला और लोहा मौजूद हो और वहां परिवहन के साधनों का मशीनीकरण हो तो उस देश में आधुनिक औद्योगिकरण आएगा। ये किसने कहा था? ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। तो कार्ल मार्क्स का ये कथन बिल्कुल सही है, लेकिन ये भारतीय संदर्भ में लागू नहीं होता है। भारतीय संदर्भ में क्यों लागू नहीं होता है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि जिस देश में कोयला लोहा मौजूद हो, कोयला लोहा कोयला लोहा भारत में मौजूद था, है ना। जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, इटली, इन देशों में ये मौजूद था और यहाँ पे कोयला लोहा का विकास हो गया तो यहाँ पे वो आधुनिक औद्योगिकरण आ गया। तो मार्क्स का कथन इन देशों के संदर्भ में बिल्कुल सही साबित होता है कि यहाँ पे कोयला लोहा आने से क्या हो गया, भारी मशीनों का निर्माण होने लगा और औद्योगिकीकरण को यहाँ पे बढ़ावा मिला। लेकिन भारत में क्या हुआ, इसके विपरीत हम माने, भारत में क्या हुआ, भारत में कोयला लोहा तो मौजूद था, लेकिन कोयला लोहा का निर्माण इस तरीके से किया गया, जैसे रेलवे का निर्माण इस तरीके से किया गया कि भारत में औपनिवेशिक शक्ति कार्य कर रही थी। क्या कर रही थी? औपनिवेशिक शक्ति कार्य कर रही थी। औपनिवेशिक शक्ति कार्य कर रही थी, है ना। तो ये अपने हितों को देख रही थी, है ना। जैसे रेलवे का विकास हुआ तो जैसे धन निकासी का माध्यम बन गया, है ना, धन निकासी का माध्यम बन गया। भारत से जो कच्चा माल जाने लगा और ब्रिटिश निर्मित वस्तुएं आने लगी, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया, है ना। और मशीन, जो कोयला लोहा का जो भी प्रयोग होता था वो मातृ देश के संदर्भ में होता था। मातृ देश अर्थात इंग्लैंड के हितों को देखकर किया जाता था। तो इसलिए ये कथन जो मार्क्स कह रहे हैं, ये कथन बिल्कुल सही है, लेकिन ये भारत के संदर्भ में फिट नहीं बैठता है। भारत के संदर्भ में फिट नहीं बैठता है। ये किन किन देशों के संदर्भ में फिट बैठता है? ये जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, इटली, इन देशों के संदर्भ में फिट बैठता है। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में तुरंत मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।